सो इस क्वेश्चन में भी हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन में, राइट। यू कैन सी हियर हमारे पास ये वेज है, दिस इंक्लाइन इज देयर एंड दिस इंक्लाइन इज मेकिंग एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड वी हैव दिस इंक्लाइन आल्सो एंड दिस इंक्लाइन इज मेकिंग अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। और हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक तो ये है m2 मास का, और एक दूसरा जो स्फेरिकल जो एक स्फेयर है जिसकी मास m1 है वो यहाँ पे है। तो बेसिकली इस स्फेयर का कांटेक्ट है इस ब्लॉक से, इस m2 ब्लॉक से, और इस इंक्लाइन से कांटेक्ट है, राइट। सो देयर आर टू कॉन्टेक्ट्स। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑल द पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शंस। जो भी पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करने हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं m1 m2, तो दोनों पे ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। सो इन दोनों पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स में, हम एक रफली फ्री बॉडी डायग्राम जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको रफली हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विथ m1, हम m1 से स्टार्ट करते हैं। सो m1 का तो एक mg लग रहा होगा, राइट, एक m1g तो लग ही रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, और एक यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, राइट। यहाँ पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। लेट्स से वी आर सेइंग दिस m1, इसे कुछ हम n1 बोल रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे जो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इसे कुछ हम n1 बोल रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो कि इस m1 और m2 के कांटेक्ट के कारण आ रहा होगा, राइट। दैट नॉर्मल रिएक्शन n2 विल आल्सो बी एक्टिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इनका कॉमन कांटेक्ट है ना, ये कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है। और हमें तो पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो कांटेक्ट सरफेस जो है, जो कॉमन टेंजेंट है, दैट मींस एक्चुअली जो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में लगता है, राइट। सो दिस इज द, ये इनका कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो और ये वाली डायरेक्शन जो होगी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। सो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। सो बिकॉज ऑफ m2, बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन m1 एंड m2, जो नॉर्मल रिएक्शन m1 पे लगेगा, लेट्स से उसे मैं कुछ n2 बोल रहा हूँ, राइट, इसे कुछ मैं n2 बोल रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स m2 पे भी उतना ही लग रहा होगा, राइट, m2 पे भी इतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2। और जो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा m2 और इस इंक्लाइन, m2 और इस इंक्लाइन के कांटेक्ट के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, राइट, वो नॉर्मल रिएक्शन कुछ n3 होगा, क्योंकि m2 का इस इंक्लाइन के साथ भी कांटेक्ट है, तो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में वो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। लेट्स से वी आर सेइंग दिस नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं कुछ n3 बोल रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, दिस इज n3, right? So we have represented all the normal reactions, all the forces which are acting। और उसके अलावा of course m2g भी लग रहा होगा, तो उसे भी चाहो आप तो represent कर सकते हो। तो ये right m2g इस पे नीचे लग रहा होगा। So we have represented all the forces which are acting on this m1 and m2, right? After that उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम bodies को isolate करेंगे। We'll isolate the bodies, और isolate करने के बाद हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी चूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, आफ्टर दैट विल रिजॉल्व द फोर्सेस एंड विल फॉर्म द इक्वेशंस, और वहां से हमें वैल्यूज नॉर्मल रिएक्शंस की मिल जाएंगी। सो लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विथ m1, हम m1 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से कि फॉर m1 लेट्स से हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, राइट, m1, सारे फोर्सेस को हम यहाँ पे ही लगाएंगे। एंड एज वी आर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट विल मेक श्योर कि सारे फोर्सेस को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, यू हैव टू मेक श्योर कि सबके टेल्स जो है आपस में कोइंसाइड करेंगे, राइट। उससे होगा क्या, उससे हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। सो एक तो m1g नीचे लगेगा, राइट, सो दिस m1g ये हो गया हमारा m1g। आफ्टर दैट जो नॉर्मल रिएक्शन n2 है, n2 तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे राइट अपनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं n2 की डायरेक्शन, तो ये हमारी हो गई n2 की डायरेक्शन।
ये हो गई n2 की डायरेक्शन, राइट। आफ्टर दैट n1, अब देखो n1 जो है, ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल से? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंक्लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल बीटा है, राइट। सो इफ दीज टू लाइंस आर मेकिंग एंगल बीटा विथ ईच अदर, यानी कि इन दोनों पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल क्या होगा? बीटा ही होगा। यानी कि इस इंक्लाइन पे तो परपेंडिकुलर ये वाला नॉर्मल है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वर्टिकल लाइन होगा। यानी कि द एंगल विच दिस normal reaction will be making with the vertical, that angle will be beta, वो एंगल जो होगा वो बीटा होगा, राइट। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, इंक्लाइन वाली लाइन, और नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर है, n1 इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो n1 को आप रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे, ये हमारा n1 हो गया, राइट। दिस इज n1 एंड दिस n1 इज मेकिंग एंगल बीटा विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, यानी कि ये वाली जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है? ये एंगल बीटा है, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स से हमने अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन किया इस तरीके से, एंड वी आर सेइंग दैट कि ये जो हमारी डायरेक्शन हो गई, ये हमारी डायरेक्शन कुछ x एक्सिस हो गई, और ये डायरेक्शन हमारी y एक्सिस हो गई। आफ्टर दैट हम रिजॉल्व कर देते हैं फोर्सेस को। सो यहां पे हमने रिजॉल्व किया, along x, सबसे पहले हम along x डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। सो along x अगर हम कैलकुलेट करें तो n1 का जो कंपोनेंट आएगा, ये n1 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, राइट। दिस कंपोनेंट इज n1 cos beta and this is n1 sin beta. So n1 sin beta is equal to n2. So we can write here n2 is equal to n1 sin beta, राइट। ये हो गया, इसको इक्वेशन मैं फर्स्ट बोल रहा हूं। यहां पे फिर मैं along y में कैलकुलेट करता हूं। सो इफ यू कैलकुलेट along y, तो along y डायरेक्शन में क्या होगा, along y डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये n1 का जो कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी n1 cos beta. So n1 cos beta is equal to mg. So here we can write n1 cos beta and this is equal to mg, right. So let's cancel. After that what we can do here is this n1 sin beta, we can write n1, we can divide equation 1 by 2. So I am dividing 1 by 2, first equation I am dividing by 2. So n1 sin beta, this is equal to n2, and this I am dividing by n1 cos beta. n1 cos beta is equal to mg, right. So n1 cancel, n1 cancel, so sin beta divided by cos beta, that will be tan beta. So tan beta is equal to n2 divided by, right, n2 divided by mg. So from here we can say n2 is equal to mg tan beta, right. So this is n2 is equal to mg tan beta. So this n2 we have calculated, right. So n2 हमने कैलकुलेट कर लिया, n2 की वैल्यू आ गई mg tan beta. अब हमें कैलकुलेट करना है n1 और n3। अगर हमने n2 कैलकुलेट कर लिया तो ऑफ कोर्स हम n1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर आप इसकी वैल्यू रखते हो तो n1 की जो वैल्यू आएगी, n1 की वैल्यू आ गई आपकी, n1 की वैल्यू आ गई n2 बाई साइन बीटा, n2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। सो n2 कितनी है, mg tan बीटा है ना। सो mg tan बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो यहां से जो वैल्यू आई n1 की वैल्यू कितनी आई,
mg tan beta by sin, so mg by cos beta, right? So it will be mg sin beta cancel, so mg by cos beta, mg by cos beta. So the value of n1 की जो वैल्यू आई that is mg by cos beta, right? So n1 and n2 we have calculated. Now also we have to calculate the value of n3. n3 की वैल्यू कैलकुलेट हमें करनी है, तो n3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? n3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा इस m3 ब्लॉक का, राइट? सॉरी m2 ब्लॉक का, m2 ब्लॉक का। तो we'll draw the free body diagram for this m2 block. So we'll write here m2 for m2 block. So m2 block we have represented like this. Draw this horizontal line, draw this vertical line. After that draw the forces, right? And when you are drawing the forces, make sure ki tails of all the forces they are coinciding. So one force is m2g, that will be acting vertically downward direction. So m2g, so I'll write here m2g, right? m2g I'll write here, that will be vertically downward direction. m2g I have written vertically downward direction. After that we have see one force is, right, n2 is n2, you see here n2 is this direction, no? n2 is, that is the horizontal direction, so that also we can represent here, that is the n2. So this is the n2 force, right? This is the n2. After that we have n3, and this n3 is this, right? n3 is this perpendicular to this incline, and we can see here this incline is making angle alpha with the horizontal. That means n3 with the vertical, n3 जो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, वो एंगल भी कितना होगा? वो एंगल भी अल्फा ही होगा, राइट? बिकॉज ये इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल इनके बीच में एंगल है, वो है एंगल अल्फा। तो इन दोनों पे जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो भी आपस में एंगल अल्फा ही बनाएंगे, यानी कि n3 will make angle alpha with the vertical. n3 जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल बनाएगा अल्फा, राइट? सो this I'll draw n3. This is n3, and angle which it makes with the vertical, that is alpha. So we have drawn free body diagram, we have written all the forces, and already coordinate system we have defined, right? Horizontal and vertical direction. So now what we can do is we can resolve the forces along x and along y direction. So I'm writing here along x, right? Along x, if I resolve the forces, so that will be n2 is equal to n3, right? This n3 component I can take here, this will be n3 sin alpha, right? So n2 is equal to n3 sin alpha, right? Or you can also write here n3 cos alpha is equal to m2g. So from here also we can say n3 is equal to m2g divided by cos alpha, right? So n3 is equal to m2g divided by cos alpha. So this is the answer. So this way we have calculated n1, n2 and n3, right? Now let's come to the next problem. In this problem it is given, right, what we have to calculate is calculate all the tension forces in all the strings, right? So here basically we have three different strings. This is one string, right? This is the another string, and this is the third string. So we have three different strings and we have to calculate, and the entire system is in equilibrium,
entire system is in equilibrium, and we have to calculate what are the different tension force acting in all these three strings. So we know that if the strings are different, that means the tension force which will be acting in these strings, those tension forces will also be different, राइट अगर आपकी स्ट्रिंग डिफरेंट है तो उसमें जो टेंशन का फोर्स लग रहा है वो टेंशन का फोर्स भी डिफरेंट ही होगा। तो हमें क्या करना है, हमें हर स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट लेनी है, राइट। हम एक ही वैल्यू टेंशन की नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है, सो टेंशन की वैल्यू भी हम डिफरेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे जो टेंशन है इसे मैं कुछ T1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो टेंशन का फोर्स है इसे मैं कुछ T2 बोल रहा हूँ, और यहाँ पे जो टेंशन का फोर्स है इसे मैं कुछ T3 बोल रहा हूँ, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज फॉर दिस ब्लॉक 2 kg, राइट, एंड दिस इज अ पॉइंट, राइट। So for 2 kg block, so we can write here for block, for this block if you draw the free body diagram, so onto this block what are the forces acting? One force that is acting T1 which is acting in vertically upward direction, this is T1, and the another force which is acting is 2 kg, so 2g, right. So 2g which is acting in downward direction, 2g. In horizontal direction there is no force acting, right. So from here we can directly write T1 is equal to 2g. So T1 is equal to 2g, that is 20 Newton. So this is our first answer, right. This is our first answer. T1 is equal to 20 Newton. Tension force is equal to 20 Newton. After that what we can do is, right, for example, for this point also what we can do, for this point we can draw the free body diagram because this point is also in equilibrium. So for this point, for example, for point, let's say point A, let's say this is point A. For this point, since this point is also in equilibrium, so we can draw the free body diagram here. So this point we have represented, and the forces which are acting here, that those forces also we can represent here. So T3, this is the T3, this is the T3, and of course T1 will be acting in downward direction, this is the T1, and this force T2 is acting along this line T2, right. And of course this angle, right, because this angle is theta, that means if this angle is theta, that means if you draw this line, so this angle will also be theta, right, this angle will also be theta. So here we can say this angle, ये वाली जो एंगल होगी वो थीटा होगी, वो एंगल भी थीटा होगी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि ये हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, और ये हमारा वाई डायरेक्शन है, यानी कि हम अपने फोर्सेस को जो रिजॉल्व कर रहे हैं, हम अपनी फोर्सेस को इन दो डायरेक्शंस में हम रिजॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, राइट, एंड वी कैन फॉर्म द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये लाइन में ड्रॉ करता हूं, तो अलोंग एक्स, सबसे पहले मैं अलोंग एक्स लिख देता हूं यहाँ पे, along x, if I talk about along x direction, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो x डायरेक्शन में मैं लिख दूंगा यहाँ पे T3 is equal to T2 cos theta, राइट, इसे मैं कुछ इक्वेशन 1 बोलता हूं, एंड T2 sin theta is equal to T1, राइट। और T1 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, सो T2 sin theta is equal to T1 which is 20, so T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 20 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, 20 बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर T2 मिल जाएगा। सो T2 value we have calculated, right, and we have to calculate also the value of T3, and T3 we can see here, T3 is T2 cos theta, so this also we can calculate here. T3 we can write here, T3 is equal to, right, T3 is equal to T2 cos theta, so here we can write T3 is equal to, T2 is 20 by sin theta, so 20 by sin theta into cos theta, so T3 is equal to
20 cot theta, 20 cot theta. So this is the answer. Right, so T3 is equal to 20 cot theta. So this will be the answer for this problem. Right, now let's come to the next problem here. Into this problem we have to calculate, you can see here we have two wages, right? This is one fixed wage, right, and this is another fixed wage. So we have two wages, these two are fixed, means they are not moving, and in between the two fixed wages we have this spherical, this is sphere, right? This is sphere having mass m, and what we have to calculate here, we have to calculate, find all the normal reactions. Mass of the sphere is given 10 kg. So what are the different possible normal reactions those are acting on this sphere? Those normal reactions we have to calculate. So the first thing that we'll be doing is we will represent the forces which are acting on this sphere. जो forces sphere पे लग रहे हैं उन सारे forces को हम यहाँ पे represent करते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, एक तो mg लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा. अब दूसरा जो एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा यहाँ पे इस वेज के साथ, और वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में. सो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेट्स से वी आर सेइंग दिस n1, और एक जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है वो इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में. लेट्स से वी आर सेइंग दिस n2, इसे हम कुछ n2 बोल रहे हैं, राइट? इसे कुछ हम n2 बोल रहे हैं, राइट? वो हमने रिप्रेजेंट किया. आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम बॉडी को आइसोलेट करते हैं. आइसोलेट करके हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. आइसोलेट करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे. सो लेट्स से हमने इस ब्लॉक जिसकी मास, जिस स्फीयर जिसकी मास है 10 kg, m इज इक्वल टू 10 kg, राइट? हमने इसे आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया. एंड आफ्टर दैट वील ड्रॉ द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग हियर. जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं. मास है 10, सो जो mg का फोर्स लगेगा 10g, सो 10g, राइट? ये 10g हुआ, 10g. और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ और अपनी वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी. आफ्टर दैट n1 को देखते हैं. ये जो n1 है ना, ये n1 इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, यानी कि ये जो n1 वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा, वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? 53 डिग्री, राइट? सो वर्टिकल के साथ 53 डिग्री ये n1 एंगल बनाने जा रहा. सो दिस n1, ये तो आपका n1 हो गया. ये n1 जो है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल होगा 53 डिग्री, राइट? आफ्टर दिस n2 जो एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, दिस इज n2 जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा, वो एंगल कितना होगा? 37 डिग्री. सो दिस विल मेक एंगल 37 डिग्री. सो दिस इज n2, ये हो गया आपका n2, और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा ये होगा 37 डिग्री. सो हमने क्या किया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना के जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग x and along y डायरेक्शन, एंड ऑफ कोर्स वी कैन डिफाइन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो दिस इज आवर x डायरेक्शन एंड दिस इज आवर y डायरेक्शन. आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं. सो अलोंग x, सबसे पहले अपनी x डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करो तो n1 का जो कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा? ये वाली एंगल तो 37 है ना, सो n1 cos 37 आप लिख सकते हो. सो दिस विल बी n1 cos 37 एंड दिस इज इक्वल टू n2 का जो कंपोनेंट है, ये n2 है ना, तो n2 का ये हो गया n2 cos 37, और ये होगा n2 sin 37. सो दैट विल बी n2 sin 37. सो n2 sin 37. So basically this you can write n1 cos 37 is 4 by 5, right? And n2 sin 37 is 3 by 5. So 5 cancel. So that will be 4n1 is equal to 3n2, right? So 4n1 is equal to 3n2.
right? So 4n1 is equal to 3n2. This is what we have got. Let's say this I am saying this is equation 1. This is equation 1, right? After that what we can do is we can resolve the forces along y direction also, right? So along y, so along y, if you resolve the forces along y direction, so that will be n1 का कंपोनेंट इधर आएगा n1 cos 53, n2 का कंपोनेंट आएगा n2 cos 37. So that we can write is n1 cos 53 plus n2 cos 37, and this is equal to 10g. So n1 cos 53 value is sin 37, 3 by 5. So 3n1 by 5 plus n2 cos 37, 4 by 5. So 4n2 by 5, right? And this is equal to 10g. So 3n1 plus 4n2, this is equal to 50g, right? This is equation 2. So from these two equations we can solve, right? 4n1 is equal to 3n2. So what we can do from equation 1, so from equation 1 we can put the value here, right? So from this equation, let's say n1 is equal to, let's say n1 is equal to 3n2 by 4. So n1 is equal to 3n2 by 4. This value we can put here, right? So putting n1 is equal to 3n2 by 4, putting n1 is equal to 3n2 by 4 in equation 3n1 plus 4n2 is equal to 50g. 3n1 plus 4n2 is equal to 50g, right? Putting the value into this equation, so what we can get here, 3 into, in place of n1 I'll write 3n2 by 4, right? Plus 4n2, this is equal to 50g, right? So 9n2 by 4 plus 4n2, this is equal to 50g, correct? No? After that what we can do is this 9n2 plus 16n2, this is equal to 200g, right? So this becomes 25n2, right? So 25n2 is equal to 200g. So n2 we can calculate from here. N2 is equal to 200g divided by 25, right? So the value of n2 is equal to, right, 200 into g, we can put 10 here, and that will be equal to 25. So 5552, and that will be 540. So 40 into 2, 80. So n2 is equal to 80 Newton. So the value of n2 is coming out to be 80 Newton. And we can also calculate the value of n1 here. N1 is 3n2 by 4. So n1 we can calculate here. N1 is equal to 3n2 divided by 4. So that will come out to be 3 by 4 into n2, 80, right? So 60. So n1 is equal to 60 Newton. So n1 is equal to 60 Newton. So this is the answer here, right? So we have calculated n1 and n2. Now let's come to the next problem. In the next problem here, it is given, what you have to calculate is calculate the tension in each string here. So this question is also similar to the question number this problem which we have done. So exactly the same problem, same pattern problem it is. So here also the entire system is in equilibrium. And what we have to calculate is we have to calculate the tension in each string. So first thing that we can do is we can represent the tension forces, because here there are तीन different strings हैं, और हर string में हमें tension की value different assume करनी है. So let's say इसमें जो tension की value होगी वो T1 होगी,
इसमें जो टेंशन की वैल्यू होगी लेट से उसे मैं कुछ T2 बोलता हूँ, इसमें टेंशन की वैल्यू जो होगी उसे मैं T3 बोलता हूँ, राइट। आफ्टर दैट what we can do is we can draw the free body diagram for all these blocks. So first thing that we can do is for block 10 kg, for block 10 kg, so we are drawing the free body diagram of this block 10 kg, so that we can draw here. So the forces which are acting here, 10g is acting downward direction and T1 is acting in vertically up direction, so this is T1. So we can write here T1 is equal to 10g, that means that T1 is equal to 10g 100 Newton. So this is the answer, right. So tension force is 100 Newton, right. T1 is 100 Newton. Now we have also to calculate the value of T2 and T3, and to calculate the value of T2 and T3, what we can do is we can draw the free body diagram of this point. Let's say this point we are saying this is point A, right. So for point A we can draw the free body diagram. This is point A, so for this point we can draw the free body diagram here. So let's say this is point A, right, and this is the T1, this is the T1, right, and this is T2, this is T2. Angle which it makes with the horizontal, that will be 37 degree, 37 degree, correct, no? Because this angle, if you observe here, this angle is 53, so of course this angle will be 37 degree. And we have T3 also, we have this T3, right, and this T3 also, and the angle which it makes with the this is also 37 degree, 37 degree, correct, no? After that after that what we can do is we can resolve the forces, and let's say this is our vertical line, right. We can resolve the forces here. So let's say this is our x direction, this is x direction, and this is y direction, so the first thing that we can do is we can resolve the forces along x. So if I resolve the forces along x, right, so we can resolve the forces. This is T2 cos 37 and T3 cos 37, T2 cos 37 and T3 cos 37, right. So this will be T2 cos 37, T2 cos 37 is equal to T3 cos 37, T3 cos 37, right. So that means T2 is equal to T3. So we have got this, T2 is equal to T3 we have got. After that what we can do, we can resolve the forces in vertical direction. So along y, if I resolve the forces along y, if we resolve the forces, we can write here T2 sin 37 or plus T3 sin 37, right. T2 sin 37, T2 sin 37 plus T3 sin 37, T3 sin 37, and this is equal to T1, right, which is equal to 100 Newton. So T2 and T3 both are equal. So let's say I'm writing T2 sin 37 plus T2 sin 37. We can also write 2 T2 sin 37, and this is equal to 100. So we can write here T2 sin 37, this is equal to 100 by 2, 50, right, 50. And from here we can say T2 is equal to 50 divided by sin 37. Sin 37 is 3 by 5, so 3 by 5. So 250 by 3 Newton. So the value of T2 is equal to T3, and this is coming out to be 250 divided by 250 by 3 Newton. So this is the answer here. T2 is equal to T3 is equal to 250 by 3 Newton. So this will be our answer. Now let's come to the next problem.
into this problem we have this is the vertical wall and this is sphere, right? And this sphere is tied with a string here, right, which is connected to the center here. The mass of this sphere is given small m, and what you have to calculate, we have to calculate, find the tension and the normal reaction. We have to calculate the tension and the normal reaction. So the first thing that we can do is we can just represent the forces which are acting here. So the one force will be mg, right, mg. Other will be this normal reaction in the direction of common normal. Let's say this is n, and one force will be tension here, T, right? Now what we can do is, roughly we have drawn all the forces, right? Now we can we can just isolate the body and we can draw all these forces, right? So let's do that. So for m, right, so this is the mg, this is mg, this is the normal reaction, right? Is the normal reaction, and this tension force, if you observe here, this tension force, right, this tension is making angle with vertical, how much? Theta. This angle will be theta only, right? So this is making angle. So if I draw this vertical line, right, so this tension force, right, this tension force is making angle theta with the vertical, right? So now after that what we can do is, let's say take this direction as the horizontal direction and this direction as the vertical direction. So now we can resolve the forces. So along x, so along x we can resolve. So that will be n is equal to t sine theta, right? Because the component of this t in this direction is t cos theta and in this direction is t sine theta. So n is equal to t sine theta, t sine theta. So let's say this is the first, right? Next, t cos theta is equal to mg. So t cos theta, this is equal to mg in vertical direction. So this is the equation 2. After that what we can do is divide equation 1 by 2, right? I am dividing equation 1 by 2. If I divide equation 1 by equation 2, that will be t sine theta divided by t cos theta, this is equal to n by mg, right? So this we can write as tan theta is equal to n by mg, and from here we can calculate n, normal reaction, is equal to mg tan theta. Normal reaction value is mg tan theta. So this is the normal reaction which is acting here, n is equal to mg tan theta, and we also have to calculate the tension. So tension we can calculate by putting the value of this normal reaction in equation 1. So we can write here from equation 1 we can say P is equal to n divided by sine theta. So that will be mg tan theta divided by sine theta. So sine theta will be cancelled, so that will be mg by cos theta. So T is equal to mg divided by cos theta, so that will be the answer here. That will be our answer. T is equal to mg by cos theta, correct? So this way we can solve this problem.